ओके बेटा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एक्चुअली ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है, वो इसी का एक कह सकते हो आप एप्लीकेशन है। तो बेटा देखो, अभी हमने सिंपल डिस्टिलेशन करा था इससे पहले, उसमें हमने कंडीशन डाली थी कि भाई वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है 25 केल्विन से ज़्यादा होना चाहिए। यानी जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा बेटा कि एक लिक्विड को जो पहले जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उन दो में से, तो उसको ज़्यादा वो क्या होगा तब तक जो इससे पहले कि दूसरा लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट में पहुँचे उससे पहले वाला सारा का सारा लिक्विड क्या होगा, कंडेंस होकर के दूसरे अलग से सेपरेट आउट हो चुका होगा। But there are certain conditions, there are some situations when the boiling point difference is very low. तो in that case, simple distillation will not work out. तो वहाँ पर हमें कोई एक ऐसा टेक्निक चाहिए कि जो उन दो लिक्विड्स के बीच में जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लगभग बहुत कम है, लेस देन 25 केल्विन, फिर भी कुछ ऐसा कर सके कि भाई एक को पहले पूरा मौका मिले, पूरी एक टाइम मिले, सो दैट कि वो एक सेपरेट हो जाए, उसके बाद दूसरे वाले का नंबर है। तो वहाँ पर बेटा जब ऐसी सिचुएशन हमें चाहिए होती है तो वहाँ पर हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जैसे कि इसके मेन पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 25 केल्विन से। जिस लिक्विड को सेपरेट करने के लिए आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे वहां पर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस क्या होना चाहिए, 25 केल्विन से कम होना चाहिए। उसके बाद बेटा इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम लोग उसमें क्या होता था, एक बार इवेपोरेशन होता था, एक बार इवेपोरेशन होता था और एक बार कंडेंसेशन होता था। इसमें क्या होता है ना कि मल्टीपल टाइम्स डिस्टिलेशन और कंडेंसेशंस होते हैं, लिखा ना मैंने, रिपीटेड डिस्टिलेशंस एंड कंडेंसेशंस, बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये चलने का रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर हम लोग एक अलग से एक सेपरेट कह सकते हो आप एक डिवाइस यूज कर सकते हैं जिसका नाम होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। जिसका नाम क्या होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक बेटा ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर बहुत सारे पेबल्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं। मतलब ये कुछ इस तरह से मान लीजिए कि कुछ ऐसे है, यहां पर क्या होगा कि कुछ इस टाइप से ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह क्रिएट करने के लिए कुछ इस तरह। अब मान लीजिए क्या होगा, कोई चीज जैसे यहां से पास हुई, पहले यहां पे कोलाइड करेगी, टकराएगी, अब वो वेपर यहां पर आया, यहां पे कोलाइड हुआ। अब ये पहले ये जो वेपर है इसके ऊपर तभी जा पाएगा जब तक ये जो है गर्म ना हो जाए। तो इन जनरल क्या होता है, इनिशियली ये कूल रहता है, तो कूल रहने से क्या होगा कि जो वेपर है हमारा बेटा वो यहीं पर रह जाएगा, वो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि ऊपर जाने से फिर वो मतलब अगर यहाँ पे ये कूल है, ये वाला ये मान लीजिए स्टोन्स बना दिए मैंने, ऐसे लिख देता हूँ मैं, ये ग्लास बीड्स कह लीजिए इसको हम, ग्लास बीड्स। अब ये जो वेपर नीचे से आ रहा है और वो उसको इसी वेपर उन सभी वेपर्स को इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास होना होगा। अब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास जब ये होने की कोशिश करेंगे तो जैसे ये जो वेपर्स बने थे तो वेपर्स पहले इनसे कोलाइड होंगे। अब कोलाइड होने के बाद ये ऊपर तो तभी जा पाएंगे बेटा जब तक ये गर्म ना हो। ये एरिया अगर गर्म है, इनका टेम्परेचर भी जो है बॉइलिंग पॉइंट के आसपास है, तभी ये पास होगा, अदरवाइज कूल डाउन होकर वापस आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से क्या होता है कि बार बार ये वेपर्स नीचे ऊपर करते रहते हैं। कब तक करेंगे, जब तक कि ये जो ग्लास के जो बीड्स हैं ये सब के सब सफिशिएंटली गर्म ना हो जाए, इतने गर्म ना हो जाए जो इस वेपर का बॉइलिंग पॉइंट था, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट था। जैसे इनका टेम्परेचर और उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, देन द वेपर्स विल स्टार्ट गोइंग अपवर्ड्स। अब वो ऊपर चले गए। अब ये मान लीजिए पहला लिक्विड था, तो पहले लिक्विड को इतना टाइम लगा इस ग्लास स्टोन्स को, इस ग्लास बीड्स को क्रॉस करने में। अब इसका तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या था, कम था। अब दूसरा वाला जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, बेशक थोड़ा सा ही ज्यादा, बट ज्यादा तो होगा ना। तो सेकेंड वाला लिक्विड भी जैसे उस टेम्परेचर तक पहुंचेगा, उसका टेम्परेचर जैसे वाटर है, तो वाटर जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करेगा, अब उसको भी फिर से इन ग्लास बीड्स को गर्म करना होगा अपने हिसाब से,
क्योंकि पहले जो लिक्विड गया था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था, अब जो लिक्विड जा रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब तो उन ग्लास बीड्स को भी अपने आप को और ज़्यादा गर्म करना होगा, तो अब वाटर जो है वो भी ऊपर नीचे करते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इन ग्लास बीड्स का टेम्परेचर उस वाटर के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो पहले वाला कंपोनेंट था वो पूरी तरह से सेपरेट आउट होकर के कहीं पे उसको हम कलेक्ट कर चुके होंगे। फाइनली इससे फायदा ये होगा कि एक साथ दोनों जो वेपर्स हैं वो एक साथ वेपराइज नहीं होंगे, एक साथ डिस्टिलेशन भी नहीं होगा, और उसका फिर सेपरेशन अच्छे से हम कर पाएंगे। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम होता है। तो देखो मैंने लिखा भी और क्लियर हो जाएगा कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर कूलिंग। मतलब अब जैसे कि मान लीजिए ये नहीं होता, सपोज दैट मान लीजिए ये जो सिंपल कॉलम होता, तो यहाँ से वेपर्स गए, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, वो सीधा ऊपर चले जाएंगे, बहुत कम टाइम में ऊपर चले जाएंगे, कूल होंगे ही नहीं। और ये इससे पहले कि कूल हो इतनी देर में जो दूसरा वाला जो वेपर है वो भी चला जाएगा, तो ऑल एवरीथिंग विल बी मिक्स्ड, तो वहाँ पर फिर कोई फायदा ही नहीं होगा हमें डिस्टिलेशन करने का। तो यहाँ पे ये जो बीड्स यूज होते हैं, ग्लास के बीड्स होते हैं, या कई बार पेबल्स यूज करते हैं लोग, कई बार स्टोन्स यूज करते हैं इसके अंदर, उसका काम होता है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा देर में ठंडे होंगे, ज़्यादा देर में ठंडे होंगे तो जो पहले वाला जो लिक्विड है उसको भी टाइम मिलेगा। इस तरह से दोनों के बीच में बैलेंस बना रहेगा, और वन बाय वन दोनों को दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना कि जैसे भाई ग्लास स्कूल के अंदर डिस्पर्सल की बेल बजी, तो प्री प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होंगे उनको सबसे पहले जाने दिया जाएगा, सबसे बाकी बच्चों को रोक के रखा जाएगा बहुत देर तक। फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल के बच्चे जाना स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको रोका जाएगा, और जैसे फिर क्लास 9th की बात आएगी तो 9, 10, 11, 12 को एक साथ छोड़ दिया जाएगा। तो बेसिकली वहाँ पे टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स एक्ट लाइक अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का की तरह यूज करते हैं बच्चों को वन बाय वन पास होने के लिए, और इसकी वजह से जो है क्या होता है बेटा कि सभी बच्चे अलग वन बाय वन जो है स्कूल कैंपस से बाहर इजीली निकल जाते हैं विदाउट एनी हर्ट, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो वही लिखा है यहाँ पर बेटा कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर कूलिंग एंड प्रोवाइड हर्डल्स, है ना, ये हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं। हर्डल रेस देखी होगी आपने, हर्डल्स टू द असेंडिंग वेपर्स। असेंडिंग वेपर्स मतलब जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, असेंडिंग मीन्स जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब नीचे से ऊपर जाएंगे बेटा, ऊपर जाने के बाद इनको जैसे ये कोलाइड करा इन्होंने, ये ऊपर गया, यहाँ पे सपोज गया, अब यहाँ पे ये कूल है, तो कूल होकर के वापस इनका कंडेंसेशन हो जाएगा, ये वापस नीचे आ जाएंगे। तो ऊपर जाने में भी टाइम लगे और वापस नीचे आने में भी टाइम लगे, क्योंकि फाइनली ऊपर तो तभी जाएंगे जब सबके सब बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हीट ना हो जाए। और इस दौरान जब ये बार बार वेपर्स इनके ऊपर आना और लिक्विड्स का नीचे जाना, तो इसमें ये टाइम डेवलप कर देते हैं, इसलिए इसका यूज होता है। एंड देन द लास्ट यूज द एग्जांपल इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अब जैसे बेटा इथाइल अल्कोहल को देखिए आप, इथाइल अल्कोहल का टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है बेटा 371 केल्विन है। तो अब जब आप इथाइल अल्कोहल और वाटर दोनों को एक साथ एक कंटेनर में आप रखोगे, तो अब इसके अंदर मान लीजिए C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल, एंड H2O दैट इज वाटर। तो जब आप दोनों को एक साथ लोगे बेटा, तो हालांकि बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस दोनों में बहुत कम है, देखिए ध्यान से, लेकिन फिर भी कुछ तो डिफरेंस है ना। तो पहले तो इथाइल अल्कोहल का ही बॉइलिंग शुरू होगा, बॉइलिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल विल टेक प्लेस, विल स्टार्ट। अब जैसे ही इनके वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स किससे पास कराए जाएंगे बेटा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कुछ इस तरह का सिस्टम होगा कि जैसे ये वेपर्स ऊपर जा रहे हैं तो इन वेपर्स को एकदम से ऊपर ना जाने दिया जाए, धीरे धीरे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे जाने से बहुत अच्छे से ये एक बार में सबका टेम्परेचर पूरा का पूरा इथाइल अल्कोहल के बराबर हो जाएगा, तो एकदम से इथाइल अल्कोहल पास हो जाएंगे। फिर आएगी बारी आएगी वाटर की।
तो वाटर को भी 371 केल्विन, अब इस पूरे का टेम्परेचर 371 केल्विन करना होगा, तो वाटर को भी तो टाइम लगेगा ना 371 केल्विन पहुंचने में, क्योंकि जब इथाइल अल्कोहल को 351 केल्विन तक जाने में टाइम लगा तो वाटर को और टाइम लगेगा। तो इससे पहले कि वाटर 371 केल्विन तक पहुंचे और ये पूरा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी इस टेम्परेचर को अचीव करे, सारा का सारा जो इथाइल अल्कोहल है बेटा वो सेपरेट आउट हो चुका होगा। तो इस तरीके से जो है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग करते हैं। एंड ये बेसिकली हम किसके लिए करते हैं बेटा, उन सब्सटेंसेस के लिए करते हैं जिनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो है नेग्लिजिबल हो, दैट इज लेस देन 25 केल्विन हो। अब उसके बाद बेटा देखो हमारे पास एक एप्लीकेशन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर का। हमें पता है कि एयर में बेटा कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, खास करके हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और आर्गन गैस की, क्योंकि इन तीन गैसेस की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होती है एयर के अंदर। और फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस हमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो एयर एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हम जो है जितना चाहे उतना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को निकाल करके यूज कर सकें, क्योंकि अगर लैब के अंदर हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, इट विल बी एक्सपेंसिव। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर कर लेते हैं। तो बेटा इसके कुछ स्टेप्स हैं, फिर उसके फ्लो चार्ट देखो आपकी बुक में एक अलग से बना होगा, तो उसमें इन्हीं स्टेप्स को जो है इन्होंने यूज करा होगा। जैसे बेटा मैंने लिखा है कि एयर इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, आपको पता ही है। हम क्या करते हैं उस एयर को पहले टेम्परेचर डिक्रीज करके और प्रेशर अप्लाई करके, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करके हम उसको कूल कर देते हैं और कंप्रेस्ड कर लेते हैं। आपको पता है कि जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वी विल लिक्विफाइड एयर इज ऑब्टेन्ड। अब इस लिक्विफाइड एयर को बेटा हम क्या करेंगे, फिर से जो ये वाला स्टेप था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो लिक्विड एयर इज पास्ड थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड गैसेज सेपरेट आउट अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर बात करें ऑक्सीजन की, आर्गन की और नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गन, तो बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो -183। बेटा ये याद नहीं रखना वैसे आपको कि वैल्यू क्या है, बस ये याद रखना कि इसकी सबसे कम, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा। तो -183, फिर -186 डिग्री सेल्सियस, और आर्गन की होती है बेटा शायद -196 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे बेटा माइनस का मतलब ये होता है, आपको पता है कि माइनस में जैसे माइनस नहीं होता तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका माना जाता, बट माइनस लगा हुआ है ना, तो मतलब उतना कम होता जा रहा है। समझे बात? तो ये सब के सब जो है यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन, ये तीनों के तीनों गैस जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से 1 बाय 1 क्या होते हैं बेटा, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो इसी को हम बोला जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो इसके लिए बेटा आपको अपनी बुक में जो है एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं, बट इन द एग्जाम्स नो वन इज गोइंग टू आस्क यू टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट, बट येस यू शुड नो कि एक्चुअली व्हाट इज इट। तो वहाँ पे आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना पड़ेगा और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपके गैस हो गए और ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए। तो इट वॉज ऑल अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर।